सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 5 दिसंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को जो आने वाले सभी प्रौद्योगिकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर के साथ, जहां पर हम ये देखेंगे कि इंडिया को बायो रिमेडिएशन की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले समझते हैं बायो रिमेडिएशन होता क्या है। तो बायो रिमेडिएशन में आप एक शब्द देखेंगे बायो, तो बायो किससे संबंधित है आपको बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, इन सब की मदद से जब हम पॉल्यूशन को क्लीन करते हैं तो इसे हम बायो रिमेडिएशन कहते हैं। अब अगर देखें बायो रिमेडिएशन को, तो बायो रिमेडिएशन के 2 प्रकार होते हैं। एक को कहा जाता है इन सिटू और दूसरे को कहा जाता है एक्स सिटू बायो रिमेडिएशन। बात करें कि इन सिटू रिमेडिएशन क्या होता है, तो अगर आप मैं इसको एग्ज़ाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा होगा ऑयल स्पिल की घटना आज आम हो चुकी है, यानी जितने भी बड़े-बड़े जो शिप्स हैं और जो टैंकर्स हैं, जो जहाज आवागमन करते हैं तेल को ले आकर और ले जाकर, यानी जो कच्चे तेल का आयात और निर्यात होता है, वो कभी-कभी एक्सीडेंट की वजह से समुद्र में जो टैंकर्स होते हैं वो लीक हो जाते हैं, या फिर गिरने की वजह से जो ऑयल होता है वो समुद्र के सतह पर फैल जाता है। समुद्र के सतह पर फैलने की वजह से कई बार जो आइलैंड कंट्री होती हैं उनको आपातकाल तक घोषित करना पड़ जाता है। अब ये आपातकाल घोषित क्यों करना पड़ता है? तो जो ऑयल है वो स्प्रेड हो जाता है पूरी तरह से समुद्र के पानी के ऊपर, जिससे जो लाइट है वो सनलाइट अंदर नहीं जा पाता है और अंदर के जीव मरने लगते हैं। तो जब हम यहाँ पर ऑयल जैपर्स का यूज़ करते हैं, यानी कि आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया मौजूद हैं जो उस ऑयल को किल कर सकते हैं, यानी कि उसको डिग्रेड कर देंगे वो। और डिग्रेड किस में भी करेंगे, तो इन बायो रिमेडिएशन टेक्निक ही ऐसा टेक्निक होता है जिसमें कि जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, अब पॉल्यूटेंट्स क्या-क्या होते हैं, ऑयल हो गया, आपका प्लास्टिक्स हो गया, आपका सीवेज हो गया, उसी तरह से कुछ टॉक्सिक मेटल होते हैं, हेवी मेटल्स होते हैं, इनको ये तोड़ देते हैं किसमें, वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड्स में, या फिर जो हार्मलेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें ये तोड़ देते हैं इनको। तो वही काम करता है आपका ऑयल जो चैपर्स, यानी जो ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया होते हैं वो यही काम करते हैं, और जिससे जो प्रदूषण है, यानी जो क्रूड ऑयल सतह पर फैला था वो क्या हो जाता है, हट जाता है और अंदर के जीव जंतु को बचा लिया जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया इन सिटू बायो रिमेडिएशन कहलाती है। वहीं अगर जब भी हमारे पास कोई पॉल्यूटेंट्स, जहाँ पर उसके उसी के स्थल पर अगर हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, लैब में लेकर जाते हैं और प्रोसेस कर उसको ठीक कर ला के फिर वहीं पर वापस ले जाकर रख देते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक्स सिटू, यानी लैब की मदद से जब पॉल्यूटेंट्स को ठीक किया जाए तो इसे हम एक्स सिटू बायो रिमेडिएशन कहते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आइए समझ लेते हैं रिमेडिएशन और बायो रिमेडिएशन समझने के बाद कि भारत को बायो रिमेडिएशन की दरकार क्यों है। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में सभी मानक के होते हुए भी इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, पॉल्यूशन करती हैं। ये हम सबसे छुपा नहीं है कि गंगा और यमुना की हालत आज हमने क्या बना दी है। बहुत सारे जो टॉक्सिक मेटल्स होते हैं, जो हेवी मेटल्स होते हैं, डायरेक्टली जो उनका सीवेज होता है वो सीधा नदियों में अपने पाइप्स को जोड़ देते हैं और वो सीधा नदी में जाकर गिर जाता है, जिससे अनट्रीटेड सीवेज होने की वजह से जो पॉल्यूशन है वो आपका बढ़ जाता है। उसी तरह से आपको बात करें कि जो बायो रिमेडिएशन टेक्निक है वो भारत में सस्टेनेबल और लो कॉस्ट सॉल्यूशन प्रदान करता है। भारत एक डेवलप्ड नेशन नहीं है, एक डेवलपिंग नेशन है जहाँ पर आज भी आर्थिक संकट एक बड़ा मुद्दा है। तो सरकार के लिए ये महँगा ना होके सस्ता हो सकता है, क्योंकि हम बैक्टीरिया बनाने वाली हमारे पास बहुत सारी संस्थाएँ हैं। तो बायो रेमेडिएशन एक लो कॉस्ट, इको फ्रेंडली और स्केलेबल है, यानी भारत जैसे बड़े देश में इसको बड़े पैमाने पर भी लागू किया जा सकता है। क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारे ऐसे संस्थाएँ हैं जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी CSIR है, उसी तरह से CPCB है, और जो सबसे मुख्यतः है वो है आपका टेरी, यानी कि द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। अब इसका काम क्या है? तो इसका काम है ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर काम करना इसका मुख्य मकसद है। तो ये था न्यूज़ आपको जो मैंने समझा दिया। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफ़ेयर की ओर, जहाँ पर आपसे पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया है निसार सैटेलाइट से संबंधित। अब आइए समझते हैं कि निसार सैटेलाइट क्या होता है? क्या करेगा ये जाकर, मतलब अब तो ये लॉन्च हो चुका है, तो मतलब ये स्पेस में क्या कर रहा है? इन सारी बातों को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं निसार का फुल फॉर्म। निसार का फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, यानी कि नासा और इसरो ने मिलकर इसको लॉन्च किया गया है। लॉन्च कहाँ से किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है भारत के श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के लॉन्चिंग साइट से इसको लॉन्च किया गया है। और कब किया गया है? तो 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया है। दरअसल इस
अपर्चर रडार में एल बैंड और एस बैंड का भी यूज़ किया गया है ताकि जो ग्लोबली अर्थ ऑब्जर्वेशन है उसको लिया जा सके। अब बात करें लॉन्च व्हीकल किसका यूज़ किया गया था तो जीएसएलवी F-16 का यूज़ किया गया था और मैंने आपको बता दिया 30 जुलाई 2025 को इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ से? तो श्रीहरिकोटा से किया गया था। अब निसार के पास कुछ स्पेशल फीचर्स है उसको भी हम जान लेते हैं। तो इसके स्पेशल फीचर्स में आपको सबसे पहले ये माइक्रोवेव इमेजिंग प्रदान करता है। उसी तरह से ये पूरी तरह से ग्लोबल कवरेज करेगा और जो इसमें डेटा होगा वो पोलारिमेट्रिक डेटा होगा और साथ ही साथ इंटेरोफेरोमेट्रिक डेटा ये भेजेगा मतलब भारत और नासा दोनों के पास और दोनों जगह के साइंटिस्ट इसको स्टडी करने का काम करेंगे। और ये हर एक वेदर और ऑल डे नाइट कंडीशन में काम करेगा। कब तक काम करते रहेगा? तो इसकी वैलिडिटी 5 साल तक है, यानी 5 साल तक ये डेटा भेजता रहेगा पृथ्वी के ऊपर। अब इसके मिशन के ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो इसमें सबसे पहले ये जो लैंड डिफ़ॉर्मेशन है, यानी जो भूमि में बदलाव आ रहा है, उसका अध्ययन करेगा। भूमि में कैसा बदलाव आ रहा है? तो अर्थक्वेक की घटनाएँ बढ़ रही हैं। उसी तरह से आप देखेंगे भूस्खलन की घटनाएँ दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रही हैं। उसी तरह से ये जो आइस डिफ़ॉर्मेशन है, यानी जो बर्फीले क्षेत्र हैं, उसका भी अध्ययन करेगा क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं। वहीं अगर बात करें लैंड इकोसिस्टम की, यानी कि जो स्थलीय परितंत्र है, जैसे कि आपका फॉरेस्ट हो गया, क्रॉप हो गया और सॉइल के जो मॉइस्चर्स है, इनको भी ये स्टडी करने का काम करेगा। साथ ही साथ जो समुद्र है, समुद्री क्षेत्र, वहाँ पर धाराओं और तटीय क्षेत्रों में जो बदलाव आ रहा है, उसको ये स्टडी करने का काम करेगा। किस तरह से स्टडी करेगा? तो यहाँ पर एल और एस बैंड है। आइए इनकी भी उपयोगिता को समझ लेते हैं। बात करें कि रडार में बैंड होता क्या है तो एक स्पेसिफिक रेंज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रीक्वेंसीज की। तो यही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रीक्वेंसीज हैं ये आपका क्या कहलाता है? ये यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन और सेंसिंग के लिए, जिसे हम बैंड के नाम से जानते हैं। अब आइए इनके फ्रीक्वेंसी रेंज को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें एल बैंड की, तो एल बैंड की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, वो कितना हर्ट्ज़ होती है? तो आपको 1 से लेके 2 गीगाहर्ट्ज़ तक का होता है। और इसके बात करें वेवलेंथ कैसा होता है? तो ये लॉन्ग वेवलेंथ पर काम करता है और ये पेनिट्रेट कर सकता है आपको क्लाउड को, वेजिटेशन को और सॉइल तक को ये पेनिट्रेट करता है और सभी वेदर कंडीशन में ये काम करता है। वहीं बात करें कि इसका यूज़ कहाँ-कहाँ होता है, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में यूज़ किया जाता है, जंगलों की निगरानी के लिए यूज़ किया जाता है, मिट्टी की नमी को ये मेज़र करने का काम करेगा। उसी तरह से बात करें आपको एस बैंड की, तो एस बैंड की फ्रीक्वेंसी रेंज 2 से लेके 4 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है और आपको बता दें कि ये काम क्या करेगा, तो वेदर जो रिपोर्ट्स है, उसको भेजने का काम करेगा। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में इसका उपयोग किया जाता है। सरफेस की इमेजिंग को ये अच्छे से स्पष्टीकरण के साथ तस्वीर भेजता है। यानी कि आप देखिए सॉइल हो गया, वेजिटेशन हो गया, वो कौन काम कर रहा था आपका एल बैंड काम कर रहा था और जो सतह की इन्फॉर्मेशन है, वो कौन करेगा? एस बैंड करेगा। तो एल और एस मिलाकर एक कंप्लीट बैंड बन जाता है और इसी डेटा को एनालाइज़ करेगा कौन? नासा और इसरो। तो आपको ये दोनों भी समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका न्यूज़। बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफ़ेयर पर, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं हम नासा के बारे में। तो नासा के फुल फॉर्म अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। नासा की स्थापना की बात करें तो नासा की स्थापना कब की गई थी? तो 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना की गई थी। वहीं बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये आपको वाशिंगटन डीसी में है। इसके एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो सीन डफ़ी साहब हैं और ड्वाइट डी आइज़ेनहावर इसके फाउंडर में से एक हैं। ये भी आपको मालूम चल गया। अब आइए पढ़ लेते हैं इसरो के बारे में। इसरो क्या होता है? तो इसरो आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। अब अगर इसके चेयरमैन की बात करें तो वी नारायणन साहब यहाँ के चेयरमैन हैं। बेंगलुरु जो कर्नाटका है, ये इसका हेडक्वार्टर है। और अगर लॉन्चिंग साइट्स की बात करें तो ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, लेकिन इसका मोटो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसका मोटो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर चाइल्ड मैरिज में वृद्धि देखा गया है। अब ये कहाँ का न्यूज़ है इसको भी समझते हैं। 47% तक वृद्धि देखी गई है चाइल्ड मैरिज कहाँ पर? तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखा गया है। चलिए समझते हैं इस न्यूज़ को, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि चाइल्ड मैरिज होता क्या है। तो सबसे पहले चाइल्ड मैरिज की परिभाषा अगर कानून के नियम से देखें तो मोनोगैमी के हिसाब से, यानी कि एक लड़का और एक लड़की जब शादी करते हैं तो उनकी जो मिनिमम आयु है, लड़के की 21 साल होनी चाहिए और जो लड़की है उसकी 18 साल होनी चाहिए। अगर इससे कम उम्र में दोनों का विवाह किया जाता है तो इसे हम चाइल्ड मैरिज कहते हैं।
अब बात करें कि न्यूज़ क्या है, तो चाइल्ड मैरिज की जो घटनाएँ हैं मध्य प्रदेश में वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। 2020 और 2025 के डेटा को कंपेयर किया जाए तो यहाँ 47% की वृद्धि देखी गई है। यानी कि जागरूकता सरकार के जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद भी यहाँ पर वृद्धि देखा गया है और ये वृद्धि 47% हुआ है। और अगर बात करें कि जो हॉट स्पॉट है यानी सबसे ज़्यादा कहाँ देखा गया है, तो ये मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसे हम दमोह के नाम से जानते हैं। अगर देखें 538 बाल विवाह दर्ज हुआ है आपको 2025 में, जो 2020 में 336 हुआ करता था मध्य प्रदेश में। यानी इसमें लगातार बढ़ोतरी ही देखा गया है दर साल दर, यानी कि जैसे-जैसे साल बढ़ता गया है, चाइल्ड मैरेज भी इंक्रीज़ करता गया है। जो सबसे वर्स्ट रीजन यानी अफेक्टेड रीजन है, वो मैंने आपको बता दिया, दमोह है। अब आइए जानते हैं कि इसका कारण क्या है, यानी कि चाइल्ड मैरेजेज़ क्यों बढ़ता है? तो ज़ाहिर-सी बात है यानी जो पॉवर्टी होता है, गरीबी होता है, इसी कारण से लोग जल्दी विवाह कर देते हैं, ताकि जो माँ-बाप हैं उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना हो। उसी तरह से अगर शिक्षा में कमी है यानी एजुकेशन में कमी है, तो भी जो चाइल्ड मैरेजेज़ के केसेज़ हैं, वो भी बढ़ता चला जाएगा। और बात करें ट्रेडिशन, जो कि आज भी लोग उसको सही मानते हैं, जो कि एक गलत धारणा है, तो ट्रेडिशन और सोशल प्रेशर्स की वजह से भी चाइल्ड मैरेजेज़ बढ़ता है। वहीं बात करें जो कानून है, कानून तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि बहुत अच्छे से लागू है, पर इसका स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ना होने की वजह से भी चाइल्ड जो मैरेजेज़ है, वो बढ़ रहा है। अब एक्ट की बात कर लेंगे, कौन-सा नियम है कानून में, तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरेज एक्ट 2006 का है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही वीक है, जिस कारण से चाइल्ड मैरेजेज़ के केस बढ़ रही हैं। वहीं बात करें कि अगर चाइल्ड मैरेजेज़ के इम्पैक्ट क्या-क्या हो सकते हैं, यानी इसका दुष्परिणाम क्या-क्या होगा, तो सबसे पहला हेल्थ रिस्क होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि माँ और बच्चा दोनों अगर अर्ली प्रेगनेंसी होता है, तो दोनों की जान को खतरा होता है और खतरा होगा तो सरकार का हेल्थ बजट बढ़ेगा, साथ ही साथ जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, वो भी बढ़ सकता है। उसी तरह से स्कूल ड्रॉप आउट के केसेज़ बढ़ जाएँगे। एक बार शादी हो गया, तो ससुराल वाले आपको मालूम है ज़्यादातर केसेज़ में पढ़ने नहीं देते हैं। कुछ अच्छे भी लोग हैं, कुछ बुरे भी लोग हैं। चलिए, अब जो है पॉवर्टी की साइकिल जो है रिपीट होने लगती है, क्योंकि आप जानते हैं कम उम्र में बच्चे हो जाएँगे, तो बच्चों का लालन-पालन करने के लिए उनको कमाना पड़ेगा, तो पढ़ाई तो छूट ही जाएगा। पढ़ाई छूट जाएगा तो अच्छी नौकरी मिलना नहीं है, फिर क्या करेंगे? आपको सब हम लोगों को मालूम है। वहाँ पर तनख्वाह कितनी होती है, लेबर वाला काम करेंगे तो कितनी तनख्वाह मिलेगी, ये हम सबको पता है। तो जो गरीबी का दुष्चक्र है, जो साइकिल है, वो चलता रहेगा। उसी तरह से जो लैंगिक असमानता है, वो भी बढ़ जाता है। तो क्या करना चाहिए? तो जो भी कमियाँ हैं, उसको सही करना पड़ेगा। समझ में आ गया? यानी कि जो चाइल्ड मैरेजेज़ का लॉ है, उसको स्ट्रिक्टली क्या करना पड़ेगा? लागू करना पड़ेगा। फाइनेंशियल सपोर्ट देनी पड़ेगी सरकार को, पुअर फैमिलीज़ को। उसी तरह से जो कम्युनिटी में अवेयरनेस है, उसको और तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा, एनजीओज़ को आगे आना पड़ेगा। अब अगर बात करें प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 की, तो इसमें सज़ा का भी प्रावधान दिया गया है। यानी अगर पृष्ठ ज़िम्मेदार है, यानी पंडित जो शादी करवा रहे हैं, वो भी ज़िम्मेदार हैं, तो उनको भी सज़ा है, पेरेंट्स करवा रहे हैं, तो उनको भी सज़ा है, रिश्तेदार अगर करा रहे हैं, तो भी सज़ा है। कितने दिन की सज़ा है? 2 साल और 1 लाख तक का फ़ाइन भरना पड़ सकता है। अब आइए जानते हैं कि क्या चाइल्ड मैरिज को कैंसल किया जा सकता है? तो बिल्कुल कैंसल किया जा सकता है, लेकिन एक सीमित दायरे में। मान लेते हैं कि किसी की शादी हो गई है और अगर वो चाहते हैं इसको डिसकंटिन्यू करना यानी कंटिन्यू करना नहीं चाहते हैं, तो वो 2 साल के भीतर, यानी कहने का मतलब जब वो एडल्ट हो जाते हैं, यानी लड़कियाँ 18 और जो लड़के 21 हैं, तो इससे 2 साल जोड़ दीजिए तो लड़के कितने 23 साल तक और जो लड़कियाँ हैं 20 साल तक पिटीशन फाइल कर सकती हैं अपने नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और वहाँ पर कुछ सबूतों और गवाहों के मद्देनज़र रखते हुए जो जज साहब होंगे, वो आपके जो विवाह है उसको नल एंड वॉइड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये समय सीमा 2 साल ही होती है। फिर आप इंडिपेंडेंट हैं, जाइए पढ़िए, लिखिए, कमाइए और फिर शादी कीजिए। चलिए, तो ये था न्यूज़। आपको बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफ़ेयर की ओर और अगला करंट अफ़ेयर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है हाई स्पीड रॉकेट स्लेड टेस्ट और ये उन इलाइट क्लबों में शामिल हो गया है जो बहुत कम देशों के पास इसकी उपलब्धता है। आइए समझते हैं ये होता क्या है। देखिए, जब भी हमारा जो विमान होता है, जो फाइटर जेट्स होते हैं, वो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर उड़ते हैं, लेकिन कई बार दुश्मन उनको टारगेट कर लेते हैं और किसी भी आपातकालीन स्थिति में यानी फाइटर जेट्स अगर किसी भी तरह का एक्सीडेंटल खतरा होता है, तो पायलट्स को वहाँ से एस्केप भी करना होता है। तो एस्केप करने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उस कॉकपिट से बाहर निकलने के लिए आपको टेक्नोलॉजी होना चाहिए क्योंकि 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर एस्केप करना एक नामुमकिन सा कार्य होता है। तो इसी पर टेस्टिंग किया गया है भारत के द्वारा। आइए समझ लेते हैं उसको भी। तो सबसे पहले आप हाई स्पीड रॉकेट स्केल टेस्ट समझ गए होंगे, यानी कि पायलट को बहुत ही आसान तरीके से हमको बाहर निकालना है इमरजेंसी सिचुएशन में।
चलिए, तो अब इस टेस्ट को करने वाली संस्था कौन है? तो डीआरडीओ है, जिस जो इसमें की मदद कौन कर रहा है इनको? तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड्स के द्वारा यहाँ पर मदद किया जा रहा है। अब ये टेस्ट कहाँ हुआ है? तो टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी जो चंडीगढ़ में स्थित है, वहाँ पर इस टेस्ट को किया जा रहा है। अब रॉकेट जो स्लेट टेस्ट है वो होता क्या है? तो देखिए, अगर एक इंजन को रॉकेट इंजन को हम पीछे लगा देते हैं, तो ये बहुत तेज़ी से रेलवे ट्रैक पर दौड़ेगा। अब ये जो गाड़ी रेलवे ट्रैक पे दौड़ेगा 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और ये यहाँ पर जो कॉकपिट है उसके अंदर हम पायलट्स को बैठा के रखेंगे और फिर हम टेस्ट करेंगे कि जो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि ये जो शीशा है उसको तोड़कर कितनी आसानी से वो बाहर निकल सकते हैं। तो यही क्या कहलाता है? आपका रॉकेट स्लेड टेस्ट ये कहलाता है, यानी कि विमान से सुरक्षित कैसे बाहर निकाला जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया। अब इस टेस्ट में 800 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड रखा गया था, ठीक है? तो अब ये टेस्ट भारत करने वाला उन एलाइड देशों में आ गया है, यानी अब ये टेक्नोलॉजी भारत में भी देसी रूप से, यानी कि अब हम इसमें किसी तरह का विदेशी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किए हैं। हम लोग खुद का अपना टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए इसको अब बना लेंगे। अब आइए जान लेते हैं कि कौन-कौन से देशों के पास ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन के पास ये उपलब्ध है। अब भारत भी उन देशों में शामिल हो गया है। तो यानी कि अब जो फाइटर जेट्स के पायलट हैं, उनका जो जान बचाने की क्षमता है, वो कई गुना बढ़ जाएगी। चलिए, बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफ़ेयर की ओर, और अगला करंट अफ़ेयर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला करंट अफ़ेयर है आपको ई-स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। अब ई-स्पोर्ट्स पहले समझ लीजिए क्या होता है। तो अब जो है, बाहर नहीं खेलने के बजाय एआई की मदद से अब हम अंदर ही सब कुछ खेल लेंगे। यानी कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से खेलना, चाहे फुटबॉल हो, चाहे आप चेस हो। कुछ दिन पहले मैंने आपको मैग्नस कार्लसन के बारे में बताया था, दुबई में ये इवेंट आयोजित हुआ था, जहाँ पर वो ई-चेस चैंपियनशिप जीत चुके हैं पहली बार। ठीक है, तो ई-स्पोर्ट्स कौन करवा रहा है आपको? तो नागालैंड जो हॉर्नबिल फेस्टिवल हो रहा है, वहाँ पर इसको कराया जा रहा है। अब ई स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ नागालैंड के साथ मिलकर जो वहाँ की सरकार है इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। 512 एथलीट की 512 एथलीट और टीमों तक पहुँच गई है, साथ ही 240 एक्स्ट्रा इंडिविजुअल कॉम्पिटिटर्स भी यहाँ पर होंगे। चलिए, तो अब जो है आपको इसके बारे में कुछ और मुख्य बातें बता देते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल से संबंधित। लेकिन सबसे पहले आपको एक और जानकारी दे दें कि हॉर्नबिल, आप ये जान लीजिएगा कि स्टेट बर्ड नागालैंड का नहीं है। नागालैंड की स्टेट बर्ड का नाम है ब्लिथ ट्रैगोपान, वहाँ का स्टेट बर्ड है। तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, एग्ज़ाम में हॉर्नबिल लगाकर मत आइएगा। ये फेस्टिवल कब आयोजित किया जाता है? तो 1 से लेके 10 दिसंबर तक हर साल इसका आयोजन होता है। सन 2000 से इसको मनाया जा रहा है नागालैंड सरकार के द्वारा, और उसमें भी अगर पर्टिकुलर जानना चाहेंगे, तो जो पर्यटन विभाग है, उसके द्वारा इसको मनाया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो नागालैंड की जो सभी जनजातियाँ हैं, उनकी संस्कृति, परंपरा, नृत्य, संगीत, खान-पान और जो हस्तशिल्प है, उसको एक मंच पर प्रस्तुत करना इसका मेन उद्देश्य है। वहीं हॉर्नबिल जो पक्षी है, नागा संस्कृति में सम्मान, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो इसीलिए इसका आयोजन किया जाता है हर साल। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफ़ेयर की ओर और देखते हैं अगला करंट अफ़ेयर आपका क्या है। तो देखिए, अगला करंट अफेयर है आपका इंडियन थर्ड इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन टू बी कमीशन्ड सून, ऐसा नेवी चीफ का कहना है। आइए इस न्यूज़ को समझ लेते हैं, ये न्यूज़ क्या कह रहा है। देखिए, अब न्यूज़ में क्या कहा गया है कि जो भारत का न्यूक्लियर ट्रायड है और जो आईएनएस आदि अरिदमन है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत अपना न्यूक्लियर ट्रायड, ट्रायड का मतलब 3 होता है, तो कहाँ-कहाँ हमारी डिफेंस सर्विसेज़ काम करती है? तो ज़मीन पर इंडियन आर्मी, जो हवा में कौन करता है? इंडियन एयर फोर्स, और पानी के अंदर कौन करती है? इंडियन नेवी। इसको भारत अब मजबूत करना चाहता है। तो जो एडमिरल डीके त्रिपाठी साहब हैं, जो कि इंडियन नेवी के चीफ हैं, अब इनका क्या कहना है कि जो भारत का तीसरा स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी, जिसका नाम है आईएनएस अरिदमन, अब जल्द ही नौसेना में ये शामिल हो जाएगा। अब इसका जो ट्रायल फेज है वो बिल्कुल अंतिम चरण में है, ऐसा सर का कहना है। तो इससे क्या होगा? तो भारत का जो समुद्र से परमाणु हमला करने का ताकत है वो और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब ये जो भारत का परमाणु पनडुब्बी श्रृंखला है, ये किस प्रोग्राम के तहत यूज़ किया जाता है? तो एसएसबीएन प्रोग्राम के तहत किया जाता है। समझ लेते हैं एसएसबीएन भी होता क्या है? तो एसएसबीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि जो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ऐसी पनडुब्बी जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल लगी हो। अब बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? तो जब भी हमको दूर तक मारक क्षमता डेवलप करना होता है, तो ऐसी मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं जो हाई पेलोड
यूज़ करती हैं ले जाने के लिए, और रॉकेट इंजन का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके भी डिफरेंट प्रकार होते हैं, मीडियम रेंज होता है, शॉर्ट रेंज होता है, लॉन्ग रेंज होता है। आपको मालूम होना चाहिए जो अग्नि 5 है वो 5000 से भी अधिक किलोमीटर तक जाकर वार कर सकता है, और न्यूक्लियर हेड ले जाने में भी ये सक्षम होता है। अब जो एसएसबीएन है उसका 3 मुख्य विशेषताएँ हैं, कौन-कौन? तो यहाँ पर जो भी चीज़ यूज़ होगा वो परमाणु ऊर्जा से चलता है। यानी कि जो सबमरीन नीचे जो पानी के जाएगी उसको बार-बार ऊपर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना? तो महीनों तक उसको सतह पर आने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, और ये परमाणु मिसाइलें भी लेकर चलती हैं। जब ज़रूरत पड़ेगा तो परमाणु बम भी यूज़ किया जा सकता है, और जो समुद्र के नीचे छिपकर हमला करने का क्षमता है वो भी क्या होता है, इससे बढ़ता है। अब जान लेते हैं कि कौन-कौन सी पनडुब्बियाँ भारत के पास है, जो एसएसबीएन पनडुब्बियाँ कहलाती हैं। तो सबसे पहला आईएनएस अरिहंत हो गया, आईएनएस अरिघात हो गया, और अब तीसरा आईएनएस अरिधमन हो गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो भारत है वो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देता है, यानी कि अगर जो दुश्मन है पहले से हमला कर दे तो भारत समुद्र से भी जवाब दे सकता है, यानी कि थल सेना और जो वायु सेना है अगर उसको किसी भी तरह से दिक्कत हो जाती है तो समुद्री सेना तुरंत अटैक कर सकता है, यही इसका फ़ायदा है। तो आई होप आपको ये न्यूज़ भी समझ में आ गया होगा। इंडियन नेवी के बारे में मैंने बहुत डिटेल में कल ही एक शॉर्ट्स में कवर किया है, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, चलिए सिल्क यारा विक्ट्री ऑपरेशन, चलिए इसके बारे में कुछ नहीं जानेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि वर्ल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित किया गया है, यही आपसे सवाल बनेगा। तो ये आपको देहरादून में किया गया है। देहरादून में किसकी मदद से किया गया है? तो ये आपको कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अब सीडीआरआई क्या होती है ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि इसी की मदद से सारी चीज़ें होती हैं। तो सीडीआरआई का फुल फॉर्म मैंने आपको समझा दिया, जिसका फॉर्मेशन 23 सितंबर 2019 को किया गया था। इसका अगर फाउंडेशन कौन रखे थे, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इसका फाउंडेशन कहाँ रखा था, तो न्यूयॉर्क में रखा था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। अब इसका काम क्या है, तो ये जो क्लाइमेट और डिजास्टर रिस्क है वहाँ पर इंफ्रा जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर रेजिलियंस और नया एग्जिस्टिंग सिस्टम को बेहतर बनाने का काम करता है। ठीक है, इसमें मेंबरशिप में देखें तो 50 मेंबर कंट्रीज हैं, और 10 जो मेंबर हैं 10 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर काम करती है। बढ़ते हैं अब अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर आपको इस करंट अफेयर में सिंपल याद रखना है कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित कॉन्फ्रेंस था वर्ल्ड का, ये देहरादून में आयोजित किया गया है। अब क्योंकि सीडीआरआई प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था और इसी के तहत अब ये सारी कार्यक्रम चलाई जाती हैं, तो सीडीआईआर के बारे में भी मैंने आपको समझा दिया। अब बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर अपर्णा गर्ग को मेंबर बनाया गया है फाइनेंस के क्षेत्र में रेलवे बोर्ड के अंदर। तो रेलवे बोर्ड में अलग-अलग संस्थाएँ हैं, उसमें एक विभाग आपका फाइनेंस का है, यानी कि यहाँ पर ऑपरेशन और मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ होता है रेलवे का, उसके लिए अब इनको काम दे दिया गया है। ये एक आईआरएस ऑफिसर रह चुकी हैं 1987 बैच की, और इनको 36 साल का अनुभव है, इसीलिए रेलवे बोर्ड अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट इनको संभालने के लिए दे दिया है, ताकि अच्छे से रिसोर्स का यूटिलाइज़ेशन किया जा सके। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर 2025 के थीम की बात करें तो ये फॉस्टरिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस है। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर और आखिरी करंट अफेयर की ओर, जो ऑबिचुअरी सेक्शन है, जहाँ पर जो प्ले राइटर हैं, यानी कि कहानियाँ लिखते थे, नाटक लिखते थे, इनका नाम टॉम स्टॉपर्ड है, और ये ऑस्कर भी जीत चुके हैं। यूके के रहने वाले थे, 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। तो देखिए, ये थे आपके आज के टॉप 10 करंट अफेयर, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता था। चलिए, अब आपने अगर न्यूज़ को अच्छे से सुना है तो चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए। बायो रेमेडिएशन प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव जहरीले पदार्थों को किस में परिवर्तित करते हैं? तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में करते हैं, ये मैंने बताया। निसार उपग्रह किन 2 स्पेस एजेंसियों का संयुक्त मिशन है? तो नासा, इसरो और एल बैंड और एस बैंड का यूज़ करता है। वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश में बाल विवाह के मामलों का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट कौन-सा जिला है? तो दमोह जिला है। भारत का हाई स्पीड रॉकेट स्लेड टेस्ट कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये टीबीआरएल रामगढ़ में इसका किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल में किस खेल चैंपियनशिप का फ्लैगशिप इवेंट का दर्जा दिया गया है? तो ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हो रहा है, मैंने आपको समझा दिया। भारतीय नौसेना द्वारा जल्द ही कमीशन की जाने वाली भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका नाम है आईएनएस अरिदमन। वहीं बात करें अगले करंट अफेयर की ओर, कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले सीडीआरआई का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। अपर्णा गर्ग को
बना दिया गया है। कौन-सा रेलवे बोर्ड का जो फाइनेंस होता है, उसको क्षेत्र को सँभालने के लिए इनको दे दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2025 की थीम क्या है? तो फोस्टरिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस है। वहीं बात करें ऑस्कर विजेता टॉम, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये नाटककार थे, यानी कि प्लेराइट लिखते थे। तो चलिए, ये था आपका पूरा का पूरा आज का करंट अफेयर, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। सेशन पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी राय देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।